नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MNT ग्रुप में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित कक्षा 10वीं की, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। तो आइए 3.3 का पहला सवाल हम लेते हैं, जिसमें दिया है निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह हमें बताइए। तो यहाँ पर हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि तो हमने पिछले वीडियो में, पिछले प्रश्नावली में सीख चुका है। यहाँ पर हमें विलोपन विधि को सीखना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम किसी चीज़ को सीखेंगे तो शुरुआत में उसको विस्तार पूर्वक सभी चीज़ें, उसके पहलू सीखेंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि विलोपन विधि में क्या क्या होता है। तो ये पहले सवाल का पहला है। जो हमारे समीकरण दिए गए हैं वह है x धन y बराबर है 5 और दूसरा है 2x ऋण 3y बराबर है 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, समीकरण से 1 मान लेना है और समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद अगला काम क्या है, जो विलोपन विधि में होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा काम क्या है। तो हमें यहाँ पर दो काम है। पहला काम यह है कि गुणांकों को क्या करना है, समान करना है। किसके गुणांकों को, तो चाहे x के चाहे y के, ठीक है, किसी एक के लिए। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस विधि का नाम है विलोपन विधि। इसमें हमें किसी भी एक पद को यानी कि गुणांकों को क्या करना है, दोनों समीकरणों से विलोपित कर देना है, अर्थात हटा देना है। हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, गुणांकों को समान करना होगा पहले बात। फिर उसके बाद समान करने के बाद उसे जोड़कर या घटाकर उसे हम हटा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला काम आपने सीख लिया, समझ लिया कि हमें x या y दोनों के गुणांकों को समान करना है। ठीक है, अब बात आती है कि समान कैसे करते हैं, समान करने के लिए क्या करना होगा। तो समान करने के लिए हमको इन समीकरणों को, जिस भी समीकरण के गुणांक को समान करना, जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 लाएंगे तब तो समान होगा। तो इसलिए हमको इसके गुणांक से गुणा करना होगा पूरे समीकरण को। और साथ ही साथ अगर दोनों समीकरणों में गुणांक दिए गए हैं, मान लीजिए यहाँ 3 दिया होता, 5 दिया होता, तो इसको 5 से गुणा करते इस समीकरण को, और इसको हम मतलब इसको 5 से करते और इसको 2 से करते। विपरीत मतलब दोनों के अलग अलग गुणांकों से हम दोनों को गुणा करेंगे। अगर इसमें 2 है तो इसको 2 से, और इसमें 5 है तो इसको 5 से करते। परंतु अब यहाँ की स्थिति में क्या है, यहाँ पर 1 है तो इसको 2 से गुणा करने पर ये दोनों समान हो जाएंगे, इसलिए केवल इसी को करेंगे। समझ में आ गया। तो हमें गुणांकों को समान करना है, पहला काम है। समान करने के लिए हमें गुणा करना है। अब जब समान हो जाएगा तो क्या करना है, समान करने के बाद दूसरा काम है हमारा समीकरणों को जोड़ना है या तो समीकरण को घटाना है। अब कब हमें घटाना है और कब जोड़ना है। अगर हम जिस गुणांक को समान कर रहे हैं उनके चिन्ह विपरीत हैं, जैसा कि यहाँ है धन और ऋण है, तो हम उसे जोड़ेंगे। यहाँ अगर इसको समान करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह समान है, दोनों धनात्मक हैं, या दोनों मान लीजिए ऋणात्मक होंगे, तो हमें घटाना होगा, क्योंकि हमें विपरीत चिन्ह चाहिए। तभी तो एक समान चीजें घट करके शून्य हो जाएंगी और विलोपित हो जाएंगी। तो आप लोगों ने समझ लिया है। तो अब हम चलते हैं, इस समीकरण में चिन्ह क्या है, इनके विलोम है, अलग अलग है, विपरीत चिन्ह है, इसलिए हम इसके गुणांकों को समान करते हैं। इसके गुणांक को समान करने के लिए हमें यहाँ भी 3 चाहिए, इसलिए इसको 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको 3 से गुणा कर देंगे तो नया समीकरण क्या बन जाएगा। जब 3 से गुणा करेंगे तो ध्यान रखना है कि इस 3 का पूरे समीकरण में गुणा होगा, प्रत्येक पदों में। तो 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x धन 3 का गुणा y से तो 3y बराबर 3 + 15। सभी पदों पे हमने गुणा कर दिया। ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब हमने आपको बताया है कि जब समान करने के बाद यदि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ना होगा। तो जो भी करेंगे हम यहाँ लिख देंगे। तो समीकरण 2 धन 3, समीकरण 2 धन 3 कर रहे हैं, तो जब ये जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पद हट जाएंगे। जब ये दोनों विलोपित हो गए, शून्य हो गए, तो बचते हैं ये
अब धन करने पर जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनके चिन्ह वही रहेंगे और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो जब आगे हम घटाएंगे तो देखेंगे किस तरीके से बदलते हैं। तो यहाँ जुड़ रहा है तो 3 2 5 यक्स हो गया बराबर 15 4 19, यक्स बराबर 19/5। यक्स का मान आ गया। अब इस यक्स का मान हम समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए चूंकि यहाँ पर यक्स का मान रखने पर y का मान सीधे तौर पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर y के गुणांक नहीं है, इसलिए हमारे लिए सबसे आसान यह समीकरण होगा, इसलिए हम इसी में रखेंगे जिसमें गुणांक ना हो। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारा, यक्स धन वाई बराबर है 5। तो यक्स की जगह क्या कर दें 19/5 धन वाई बराबर 5। वाई बराबर हो जाएगा हमारा 5 ऋण 19/5। वाई बराबर हमने क्या बताया है, इसको मिश्र की तरह हर का गुणा से करते हैं पूर्ण से, तो इसको गुणा कर देंगे 5 × 25 तो 25 आ गया। फिर धन ऋण होगा जो होगा वो लगाएंगे, फिर इसको पूरे पद को लिख देते हैं बटे हर को लिख देते हैं, यही है मिश्र। या फिर लघुत्तम लेंगे तो 1 5 5, जब 5 से भाग गया तो 5 से गुणा करेंगे 25 और 5 1 कम 5, 1 आया तो 1 से इसको गुणा कर दिया। दोनों बात एक ही है, आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। 25 से 19 गए तो 6/5। अब हमारे पास यहाँ पर x और y दोनों के मान आ चुके हैं, तो हम एक बार इसको लिख देते हैं इस तरीके से, x बराबर क्या हमारा आया है 19/5 और y बराबर आया है 6/5। ये हमारे हो गए उत्तर। अब हम इसी को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि तो हम सीख चुके हैं, विलोपन विधि हमने अभी अभी सीखा है। तो विलोपन विधि में आपको जो 2 बातें खास तौर पे ध्यान रखनी है वो क्या करनी है, पहले हमें क्या करना है, गुणांकों को समान करना है। अब समान करने के लिए जिसके गुणांक में अगर 1 हो उसके गुणांक को समान करें तो आसानी से, क्योंकि हमको 1 में ही गुणा करना हो, ये ध्यान देना है। अगर दोनों के अलग अलग है तो दोनों को ही करना होगा और विपरीत वाले से, इससे इसको और इससे इसको कर दो। इसके बाद हमें अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो जोड़ना होगा और अगर समान चिन्ह के होंगे तो घटाना होगा। ठीक है, जिसका उपयोग हम किसी अन्य सवाल में सीखेंगे। अब हम इसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से जब हम इसे हल करेंगे तो यह हमारा क्या है, समीकरण 1 2 इसे फिर से मानेंगे। अब इसके बाद समीकरण 1 से, इस बार समीकरण 1 से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वही गुणांक की कहानी है, गुणांक यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये आसान होगा। तो समीकरण 1 से अब मैं x बराबर लूँ या y बराबर लूँ, किसी को भी ले सकता हूँ। तो y बराबर लूँगा तो 5 ऋण x हो जाएगा, यह उधर चला जाएगा, x बराबर देता तो 5 ऋण y हो जाता। ये मेरा हो गया समीकरण 3, यानी मेरा क्या हमारा हो गया। हम सभी का जो हम हल करेंगे हम सब। अब इस y का मान समीकरण हम क्या कर दें, 1 से निकाले हैं इसलिए हमें 2 में प्रतिस्थापित करना होगा। तो समीकरण 3 से x का नहीं y है तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो चलिए इसे प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो 2x ऋण 3, y का मान करेंगे तो गुणे 5 ऋण x, y की जगह y का मान आ गया बराबर 4। जब हम ये प्रतिस्थापित करें तो ध्यान से देख लें, एक बार फिर से रीचेक कर लें, पुनः उसे हम अपना चेक कर लें कि हमारा सही है या नहीं। तो 2x था 2x हो गया, 3 है ऋण 3 हो गया, गुणे है तो गुणे हो गया, कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है, यहाँ गुणांक इसीलिए बोलते हैं इसे। तो 5 ऋण x आया, जो भी हम मान रखें उसे हम कोष्टक लगा करके रखें, अगर 1 से ज़्यादा पद है तो।
अब इसके बाद यहाँ पर बराबर 4 था तो 4 है, ठीक है, इसे हल करना है। तो 2x 3 को से 15 ऋण धन क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह का गुणनफल ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋणात्मक आया। अब अगर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप एक साथ करने पर कई बार आप चिन्ह की गलती कर देते हो, तो आपको भी इसी तरीके से अलग अलग करना है। क्या करना है कि या तो अंकों का गुणन करना है और फिर चिन्ह का करना है, या पहले चिन्ह का कर लीजिए, कौन से चिन्ह आएगी, फिर उसके बाद गुणा। और अगर एक साथ कर पाते हैं, गलती नहीं होती, तो बिल्कुल 2 बार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका समय खराब होगा। पर भले ही समय खराब हो जाए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यह हमें ध्यान देना है। ऋण 3 ऋण, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ऋण ऋण धन कहने का मतलब है इनका गुणांक समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो 3x बराबर हो गया 4, 2x में 3x जुड़ गए तो आ गया हमारा 5x बराबर हो गया 4 धन 15। यक्स बराबर हो जाएगा 15 4 जुड़ गए तो 19, और यह 5 इधर से गुणा है था तो इधर आ गया भाग में। यक्स का मान हमारा क्या मिल गया, अब इस यक्स के मान को हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा यक्स का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो जब समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 है हमारा y बराबर 5 ऋण यक्स, तो y बराबर 5 ऋण 19 बटे 5, y बराबर हो जाएगा 5 पचम 25 ऋण 19 बटे 5। ये हम लोग पिछले विलोपन में भी किए थे। तो कुछ काम जो हल करना तो वही काम है, बस इसका प्रारूप है जो वो समझना है कि हमें क्या क्या काम करना है। y बराबर हो जाएगा हमारा 6 बटे 5, तो हमारा आ गया x बराबर 19 बटे 5 और y बराबर आ गया 6 बटे 5। तो इस तरीके से हमारा विलोपन विधि से हमने हल कर दिया। चाहे हम प्रतिस्थापन से करें, चाहे विलोपन से करें, या किसी अन्य विधि से करें, तो हमारे मान क्या होने चाहिए, एक समान आने चाहिए। यह बात सुनिश्चित करें। अब हम सीखेंगे इसके दूसरे सवाल को। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरे सवाल में हमें दिया गया है जो हमारे समीकरण है वो यह है। तो सबसे पहले हम इसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो आप इसे लिखोगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से विलोपन विधि लिख लेना है, और फिर जब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो प्रतिस्थापन विधि का नाम लिख लेना है कि प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, तो विलोपन विधि से इस तरीके से लिख लेना है, विधि से हल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चले तो इन समीकरणों में यहाँ पर देखें तो इस बार गुणांक क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अब मुझे यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, तो मैं इस बार आपको अलग अलग धनात्मक को करके बताता हूँ। मैंने बोला था कि 2 बार समान वाले को भी कैसे करेंगे। तो यहाँ पर गुणांक तो दोनों के असमान हैं, दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए एक दूसरे के गुणांक से मुझे करना होगा। तो इसको हम क्या कर दें, 2 से कर दें इसके गुणांक से, और इसको 3 से कर दें, तो ये हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करने पर 6x धन 8y बराबर 20, ये हो गया समीकरण 3। और इसको 3 से कर रहे हैं तो 6x ऋण 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब हमारे गुणांक ये समान है, इसलिए हमें क्या होगा, इस बार समान है तो हमें क्या होगा, चिन्ह समान होने पर क्या बताया था, घटाना है। तो समीकरण 3 ऋण क्या हो जाएगा 4। समीकरण 3 और 4 को घटा देते हैं। जब समीकरण 3 में 4 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक का धनात्मक हो गया, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो गया। इस तरीके से हमें उनकी विपरीत चिन्ह को लिख करके मान लेना कि अब चिन्ह यह है। तो ये क्या हो जाएंगे,
हट जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे। अब 8 और 6 क्या है, दोनों धनात्मक हो गए हैं, जुड़ गए तो क्या आया 14y बराबर 20 में 6 गए तो 14 आया। y बराबर 14, ये आ जाएगा इधर बटे में तो 14, 14 एक कम, 14 एक कम, तो y बराबर हमारा हो गया 1। अब जब y का मान आ गया है तो y का मान हम इनमें से किसी भी 1 2 3 4 में से रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रख देते हैं हम समीकरण में y का मान समीकरण 1 लिख देते हैं पहले, 3x धन 4y बराबर 10, 3x धन 4 y की जगह y का मान बराबर 10। जिसका भी मान रखें उसका मान हम उसकी जगह पर लिखना है। कई बार हमने पाया है कि कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, मान रखने में बहुत गलती करते हैं, उनसे मान ही रखना नहीं आता। तो मान रखने में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जगह पर उसका मान, बाकी चीज़ें यथावत रहेंगी। जो उसके आगे है उसके बाद कोई मतलब नहीं है। पहला काम आप कर लें और उसे फिर से पुनः देख लें कि वह सही है या नहीं है। पूरी चीज़ें यथावत हो गई, सही हो गई तो ही आगे बढ़े। अब 3x धन 4 × 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 ऋण 4, 3x बराबर हो जाएगा हमारा 6, x बराबर आ जाएगा 6, इधर गुणा था तो इधर आ गया भाग, 3 एक कम 3 दूनी, x बराबर आ गया 2, तो हमारा हो गया x बराबर 2 और y बराबर 1। तो आपने देखा कि इस बार हमने क्या किया है, घटाना करके यानी घटा करके विलोपन से हल किया है। तो हम चाहते थे इसे जोड़कर भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह थे। उसके लिए हमें क्या करना होता, यहाँ पर 4 से गुणा करना होता और यहाँ पर तो 2 से ही करना होता क्योंकि इसका गुणांक 2 ही है। तो बस इनके गुणांकों को आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है और उससे समय गुणांक समान कर देना है और फिर जोड़ देना है या घटा देना है, इतना ही काम है। तो अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। जब हम प्रतिस्थापन से करें तो क्या लिख देंगे, प्रतिस्थापन लिख देंगे। तो प्रतिस्थापन के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी समीकरण 1 या 2 से हमें किसी का मान निकालना होगा। तो समीकरण 2 से ध्यान रखें जब प्रतिस्थापन करें तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से लिख लेंगे हम, ठीक है। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2 धन 2y। अब 2x बराबर हो जाएगा, कर यहाँ मैं देखूँ यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 मैं क्या कर लेता हूँ, उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। 2 उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ 2 से इसका उभयनिष्ठ लेना यानी कि ऐसा नंबर जिससे दोनों में भाग चला जाए। इससे 2 से भाग दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 धन, इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा यानी कि 1y यानी कि y। अब x बराबर यह 2 क्या है इधर भाग में चला जाएगा तो 2 गुणे 1 धन y बटे 2, 2 एक कम 2 एक कम, ये 2 2 कट गए तो क्या हो गया x बराबर 1 धन y। यह हमारा x का मान आ गया। तो यह हमारा सरल रूप में आ गया। सरल रूप में इसलिए कर दिया क्योंकि इस तरीके से मान रखने में ज़्यादा गुणांक होगा, ज़्यादा भाग होगा, आगे हमें वो काम करना ही है तो हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। अब हम x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जब प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 तो लिख लेते हैं 3x धन 4y बराबर है 10। 3x यानी कि 3 गुणे x यानी कि x का मान 1 धन y धन 4y बराबर है हमारा 10। 3 गुणे 1 तो 3 धन 3 गुणे y 3y धन 4y बराबर 10। 3 और 4y जुड़ गए तो क्या हो गया 7y
बराबर हो गया 10, यह 3 उधर गया तो ऋण 3, 7y बराबर 7, y बराबर 7/7, 7 एक कम 7 एक कम, y बराबर आ गया 1। अब इस y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर जब समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 धन y, तो x बराबर है 1 धन y का मान 1, x बराबर आ गया 2, तो x बराबर आया 2 और y बराबर आ गया 1, जो कि पहले भी आया था। तो देखा हमारा दोनों विधियों में मान समान आया है, यानी कि सही है। दोनों विधियां आपने सीख ली है। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो इस बार तीसरे सवाल में जो हमें समीकरण दिए गए हैं वह व्यवस्थित नहीं है, तो सबसे पहले हम इन्हें व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करने के लिए क्या करना होगा, हम कर देंगे 4 को उधर, 3x ऋण 5y बराबर 4 हो जाएगा। 0 में 4 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, और 0 में 4 जुड़ता है तो 4 ही आता है। यह हमारा हो गया समीकरण 1। यह आगे हल होगा तो क्या होगा, यह इधर आएगा तो 9x ऋण 2y बराबर 7, ये हो गया समीकरण 2। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे में क्या है, न x के गुणांक समान है न y के गुणांक समान है, तो हम किसी एक को भी कर सकते हैं। चिन्ह हमारे में दोनों के समान है तो किसी को भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम y के गुणांक को करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, y वाले इस वाले को इसके गुणांक से करना होगा तो गुणे 2, और इसको इसके गुणांक से करना होगा इसके गुणे 5। जब हम इसको गुणांक करेंगे तो 2 तिहाई क्या आएगा हमारा 6x, 2 पंचे 10, चिन्ह सहित आएगा तो ऋण 10 y बराबर 8। अब इसके बाद 5 से करें तो 5 9 45, x ऋण 10 y बराबर 35। अब जो हमारे समीकरण बन गए हो गए 3 और ये हो गया 4। अब यहाँ पर चिन्ह चूंकि समान है इसलिए हमें इसे घटाना होगा, तो समीकरण 3 ऋण 4, जब 3 ऋण 4 करेंगे तो क्या होगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। जो धन है वो ऋण हो जाएगा, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, यह पद विलोपित हो गया, हट गया। अब 6 में 45 होगा तो ऋणात्मक की संख्या बड़ी है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह आएगा, और 45 में 6 निकल गए तो 39 बचेगा। घटेगा तो भाई बड़े में छोटा है। ऋणात्मक 35 में 8 चले गए तो आ गया ऋण 27। यहाँ से x भी आएगा, x बराबर यहाँ से मैं ऋण ऋण दोनों साइड से हटा देता हूँ, तो अब बचा x बराबर 27/39। यहाँ देखूँ तो 3 9 27, 3 13 यानी 13 या 39 होता है, इसलिए 3 से 13। अब यहाँ पर 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, 13 से 9 नहीं विभाजित होगा, इसलिए x का मान क्या आ गया 9/13। अब इस x का मान समीकरण इनमें से किसी में भी रख देते हैं। तो मान लीजिए हम 1 में रख रहे हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। समीकरण 1 है हमारा 3x ऋण 5y बराबर 4, 3 गुणे 9/13 ऋण 5y बराबर 4। 3 9 3 27, 13 से न 3 कटेगा न ये कट रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा सीधे तौर पर। 27/13 ऋण 5y बराबर
4। अब यह क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाना होगा, तो ऋण 5y बराबर 4 ऋण 27 बटे 13। अब यहाँ आगे हल होगा, तो ऋण 5y बराबर 13 चौको 52 हो जाएगा, गुणा फिर ये ऋण 27 बटे यह हर यानी कि 13। ऋण 5y बराबर 52 में 27 चले गए तो हमारा आ जाएगा 25। अब चिन्ह धनात्मक का ही आएगा बटे 13। यह 5 यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणे में इधर भाग में आ जाएगा, तो y बराबर 25 बटे 13। जब दो चीजों से हम भाग देते हैं तो उसे भागफल वाले में गुणा करके लिख देते हैं। 5 एक कम, यहाँ ऋण रहेगा, 5 पचम 25, तो ऋण y बराबर 5 बटे 13। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि ऋण y था 5 बटे 13, तो y बराबर आ जाएगा ऋण 5 बटे 13। अब हमारे x का मान क्या आया है, 9 बटे 13, और y हमारा हो जाएगा ऋण 5 बटे 13। तो ये हमने देख लिया है। तो आपने देखा कि जब समीकरण क्या हो, व्यवस्थित ना हो, तो उसे सबसे पहले हमें व्यवस्थित करना होगा, और फिर उसके बाद उसमें गुणांकों को समान करना होगा, फिर जोड़ना या घटाना होगा। जोड़ घटाएंगे कब, अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे, और समान चिन्ह है तो घटाएंगे। तो चलिए अब हम इसे प्रतिस्थापन से हल करते हैं। तो इसे प्रतिस्थापन से करने के लिए भी हमें इस समीकरण को सबसे पहले व्यवस्थित करना होगा, जो हमने प्रश्न में किया था, तो वही मैंने लिखा हुआ है। अब हम इसे आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 से किसी से भी ले सकते हैं। समीकरण 2 से 9x बराबर क्या हो जाएगा, 7 धन 2y, x बराबर आ गया 7 धन 2y बटे 9। आप यहाँ कई बार देख होंगे, जितनी बार प्रतिस्थापन करते हैं तो क्या होता है, जो भी गुणांक है वो कहाँ चला जाता है, बटे में। तो आप इस तरीके से इसे एक बार में भी लिख सकते हैं। यह मैं बार बार दो बार में 2 लाइन में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें एक बार में समझ में नहीं आता, जल्दी से हो जाए, तो कई चीज़ें उन्हें क्या होना चाहिए, एक एक कदम करके चलना पड़ता है, तो इसलिए ये आप कर सकते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण 1 है हमारा 3x ऋण 5y बराबर 4। x का मान यानी 3 गुणे 7 धन 2y बटे 9। जहाँ x है वहाँ पर x का मान लिख दिया। ऋण 5y बराबर 4। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 और यहाँ पर 9 है, तो भाई 3 से तो कट जाएगा, तो 3 एक कम 3 त्रिकाय 9। अब क्या आया हमारा, 7 धन 2y बटे 3 ऋण 5y बराबर 4। अब अगर इसे आगे करें तो क्या आता है, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 7 धन 2y ऋण 3 बचे 15y बटे 3 बराबर 4। 7 2y ऋण 15y, तो 2y में 15y चलेगा, तो ऋण 13y बराबर हो जाएगा 4। यह भाग था तो इधर जाके गुणा हो गया। अब आएगा 7 ऋण 13y बराबर 12। ऋण 13y मैं बोल रहा हूँ और लिख नहीं रहा हूँ, तो इस तरीके से हमसे कई बार गलती हो जाती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। 13y बराबर 12 ऋण 7, ऋण 13y बराबर आ गया 5, तो y बराबर आ जाएगा 5 बटे ऋण 13 आएगा, तो मैं यहाँ पर ऋण 13 को लिख देता
लिखा हूँ। अब हम क्या करेंगे, y का मान कहाँ करेंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो चलिए हम उसे इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं x का मान x बराबर 7 धन y बटे 9, x बराबर 7 धन y का मान क्या है, ऋण 5/13, ऋण 5/13। यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे हम, बटे 9। x बराबर, अब क्या बताया था, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो 91, धन और ऋण का गुणा ऋण हो गया, 5 आया, बटे 13, और ये मूल बटे क्या है, 9 है। जब इस तरीके से भिन्न होता है तो क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपात हो जाता है। इसे हम क्या करते हैं, गुणा करके इसका उल्टा कर देते हैं। तो 91 में 5 चले गए तो आ गया 86/13। अब इस 9 का क्या हो जाएगा, गुणे 9/1 था तो 1/9, इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पर दो भिन्न हो गए हैं, दो भिन्न का भाग हो रहा है, एक भिन्न ये है, एक दूसरा भिन्न 9 है, 9 मतलब 9/1। अब देखेंगे क्या कुछ इससे कटता है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें अगर, तो यहाँ पर 2y था जो कि छूट गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 5 गुणे 2, यहाँ आ जाएगा हमारा ऋण 10, और यहाँ हो जाएगा 81। अब ये हो जाएगा 9 1 9, 9 9 81, तो x बराबर आ गया 9/13, तो हमारा x बराबर है 9/13 और y बराबर है ऋण 5/13। ये हमारे हो गए मान जो हमने हल किया था। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने इसे हल कर दिया। अब हम चलेंगे चौथे सवाल की ओर। तो आपको जब प्रतिस्थापन से करें तो लिख दें प्रतिस्थापन विधि से हल, और जब विलोपन से हल करें तो विलोपन विधि से हल जरूर लिखें, क्योंकि दोनों विधियां का है। वैसे परीक्षा में एक ही विधि से आता है, लेकिन मान लीजिए आ गया दोनों विधियों से, तो ऐसा हमें करना होगा। चलते हैं चौथे सवाल की ओर। तो चौथे सवाल में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी समीकरण व्यवस्थित नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ व्यवस्थित करना होगा। अब यहाँ व्यवस्थित करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, भिन्न के रूप में इस तरीके के हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम ले लेंगे। तो जब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं। जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो दोनों एक किसी से नहीं कटती हैं, तो ऐसी स्थिति में लघुत्तम क्या आता है, हम दोनों का गुणनफल, यानी 2 6। ठीक है, अब अगर हम चलें तो जब ऐसी स्थिति में आएगी तो 2 से जब हम 6 को भाग देंगे तो 3, यानी कि हम समझें कि दूसरा वाला। 3 से भाग देंगे 6 को तो 2, यानी कि दूसरा वाला। तो जो भागफल आता है उससे गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पर इससे इसको और इससे इसको गुणा करना है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। या 2 से भाग दिए तो 2 3 6 तो 3 आया, 3 से हर हम अंश को गुणा करते हैं तो क्या आ गया, 3x आ गया। 3 से भाग दिए तो 2 आया, तो 2 अंश से गुणा किए तो धन 4y आ गया, बराबर आ गया ऋण 1। ठीक है, इसी तरीके से इसको यहाँ पर, ये तो मिश्र की तरह है, तो 3x ऋण y/3 बराबर 3। अब हम इसके आगे और हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस वाले का मिलेगा, जो हमारा समीकरण आएगा यह इधर गुणा हो जाएगा, तो 3x धन 4y बराबर ऋण 6, समीकरण 1। एवं क्या मिल रहा है दूसरे से, 3x ऋण y बराबर 3 त्रिकाई 9।
यह है हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब हमारे समीकरण 1 और 2 हो गए हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे अगर, तो हमें यहाँ दिखाई देगा क्या है कि हमारे गुणांक समान है। तो जब समान है तो हमें समान करने की जरूरत नहीं है, तो हम इन्हीं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पर चिन्ह भी समान है, इसलिए इसे घटाना होगा। तो अब चलिए घटा देते हैं। तो समीकरण 1 ऋण 2, एक तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो गए, हट गए, विलोपित हो गए। 4/1 क्या हो गया, 5y, ऋण 6 ऋण 9 ऋण 15, y बराबर ऋण 15/5, y बराबर 5 एकम 5, 5 न्याय 15 ऋण 3। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी भी रखे, तो हम देखते हैं कि y में गुणांक नहीं, इसलिए इसमें रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को लिख देते हैं। तो 3x ऋण y बराबर 9। ठीक है, हमें ये चिन्ह वाले का, नीचे वाले का नहीं करना है, जो हमारा उसका मूल रूप था उसके हमें करना है उसके हिसाब से, क्योंकि मूल समीकरण यही है। यह हमने घटाया था तब ये हुआ था। 3x ऋण, अब y का मान ऋण 3 है तो ऋण 3 रख दिए। अब दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए हमें कोष्टक लगाना होगा 9। अब दो चिन्हों का गुणनफल होता है, तो गुणनफल में क्या हो जाते हैं, समान चिन्ह है तो धनात्मक हो जाता है। 3x बराबर 9 ऋण 3, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, 3 एकम 3 दूनी, x बराबर 2। तो हमारा हो गया x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3। तो ये हमारे हो गए विलोपन विधि से हल। तो देखा है आपने कि जब भी हमें क्या हो, गुणांक अगर पहले से ही समान हो जाए तो हमें उसे केवल जोड़ना या घटाना है। अब साथ ही साथ अगर क्या हो, सवाल समीकरण व्यवस्थित न हो, तो हमें उसे व्यवस्थित करना होता है। यह हमारा सबसे पहला काम है। अब यहाँ से हमने क्या पाया है, क्या देखा है, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते थे। दूसरा तरीका इसमें यह भी है कि जब भी हम हर का यानी कि जो लघुत्तम आता है उससे हम क्या कर दें, गुणा कर दें। यह भी इसे हम सीधे तौर पर लिख सकते थे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो किससे करोगे, इन दोनों के लघुत्तम से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जब लघुत्तम से गुणा करोगे तो 6 से गुणा करोगे, 6 से गुणा करते ही 2 से भाग होगा, तो 2 तिहाई हो जाएगा 3x। तो आपको इतना काम करना ही होगा। तो 6/2 करते फिर, यानी कि अगर कदम कदम पर इतने ही हमको कदम चलने पड़ते, लेकिन यदि हम सीधे तौर पर कर सकते हैं तो सीधे तौर पर भी कर सकते हैं। इस तरीके से क्यों होता है वो मैंने बताया है कि हाँ इसलिए होता है विस्तारपूर्वक। दूसरी बात, इससे हमें गुणा करना है तो लघुत्तम से करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने। तो प्रतिस्थापन विधि से हम सबसे पहले समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से लेंगे। क्यों 2 से हमने चुना है, क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक नहीं है, इसलिए ऋण y बराबर हो जाएगा 9, यह उधर जाएगा तो ऋण 3x। तो y बराबर आ जाएगा हमारा, यह चिन्ह बदल जाएगा तो इधर हो जाएगा ऋण 9 धन 3x। अब यह हो गया मेरा समीकरण 3। समीकरण 3 में क्या करना है, इसे हमें y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देना है। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए यहाँ पर अब हम समीकरण 1 प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए हमें समीकरण 1 को लिखना होगा। तो लिख लेते हैं 3x 4y बराबर ऋण 6, 3x धन 4 इतना पहले से ही। अब y की जगह y का मान, तो y गुणे ऋण 9 धन 3x बराबर
फिर 4/4 12x बराबर -6। 3x में 12x जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 15x बराबर -6। ये 36 उधर चला गया तो -36। 15x बराबर 36 में 6 चले गए तो यहाँ पर x होगा बराबर 30। x बराबर 30/15। 15 एकम 15 गुना x बराबर 2 आ गया। अब इस x का मान हमें समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जब हम समीकरण 3 में मान प्रतिस्थापित करेंगे तो आप देखोगे कि इसके बाद जो आ रहा है इसके आगे का यहाँ देखें तो y बराबर -9 धन 3x। तो y बराबर हो जाएगा -9 धन 3 गुणे x का मान यानी कि 2। y बराबर -9 धन 6। y बराबर -3। तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिलता है 2, y बराबर मिलता है -3। तो ये हमारे हो गए समीकरण के हल। तो यहाँ से हमने इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, आशा करते हैं कि आपने प्रतिस्थापन तो पहले से ही सीखा था तो उसे और भी अच्छे से सीख लिया है, साथ ही साथ विलोपन से भी हल कर लिया है। परीक्षा में अधिकतर विलोपन विधि पूछा जाता है और कभी कभी प्रतिस्थापन विधि भी पूछा जाता है, इसलिए आप दोनों का भरपूर अभ्यास करें, किसी को कमजोर ना माने। इस सवाल में हमसे यह भी पूछा गया था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आपने देखा है कि उनके गुणांकों के आधार पर वह विधि हमारे लिए कभी आसान हो जाती है और कभी विलोपन मतलब आसान हो जाती है और कभी प्रतिस्थापन। तो यह गुणांकों पर तय करता है, तो वह हमारे लिए आसान है। अब जो आसान है उसी को हम उपयुक्त मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी दोनों समान है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार सभी चीजें आसान और कठिन हो जाती हैं। हमारे जीवन में भी इसी तरीके से होता है, उसी तरीके से यहाँ पर ये विधियां भी हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरे सवाल को। तो पहले सवाल में दिया हुआ है कि यदि हम हर में अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि एक हो जाती है। तो यहाँ पर भिन्न में जोड़ना और घटाना है उसके अंश में, और कुछ न कुछ स्थिति हो जाती है, भिन्न बदल कर हो जाती है। तो ऐसा सवाल हम प्रतिस्थापन में भी हल कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें समरैखिक समीकरणों के युग्म बनाने और उन्हें क्या करना है, विलोपन से हल करना है। तो पिछली प्रश्नावली में हमने प्रतिस्थापन से हल किया था, यहाँ विलोपन से हल करना है, सिर्फ इतना ही अंतर है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना भिन्न x बटे y है। इससे हमारा क्या हो जाता है, हमें अलग अलग मानने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारा अंश ये है और यहाँ पर बात स्पष्ट है कि अंश यही है और यही है, इसलिए कि क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि अंश x ही है और हर y ही है। अब हम प्रश्नानुसार करेंगे, समीकरण बनाने के लिए यही करते थे, ये चीजें पिछली में। प्रश्नानुसार x क्या हो जाएगा, x में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और हर में हम एक घटा रहे हैं, तो हमारा भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है। अब हम इसे क्या करते हैं, ये गुणा कर देते हैं, तो x धन 1 बराबर 1 से गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा होने पर कुछ मान नहीं बदलेगा, तो y ऋण 1, ठीक है, यह आ गया। अब इसे इधर ले आते हैं, तो x ऋण y बराबर ऋण 1, यह उधर गया तो घट गया, तो x ऋण y बराबर ऋण 2 आ गया, यह आ गया समीकरण 1। एवं अब यहाँ पर दो स्थिति थी, तो पहली स्थिति तो ये है, दूसरी स्थिति से दूसरा समीकरण मिलेगा। दूसरी स्थिति में हम यदि हर में एक जोड़ दें,
हर में जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, x बटे वाई धन 2 बराबर, ऐसी स्थिति में हमारा भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब फिर ये गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो 2x बराबर 1 से गुणा करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं आएगा, तो y धन 2x ऋण y बराबर 2, ये y इधर आ गया, यह हो गया समीकरण 2। अब हमें इसे विलोपन से ही हल करना है, तो हम समीकरण को एक साथ लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो x ऋण y बराबर ऋण 2, यह है हमारा समीकरण 1। ध्यान रहे समीकरण का नाम वही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है गुणांक पहले से समान है, तो हमें समान नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसे हल करना है। हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जोड़ना या घटाना होगा। चिन्ह समान है इसलिए हमें इसे घटाना ही होगा। तो जो ऊपर वाला समीकरण से पहले लिखते हैं, तो समीकरण 2 ऋण 1। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो हमने बदल दिया, बदल करके ये पद क्या हो गए, विलोपित हो गए। 2x में 1 से x चला गया तो x बचा बराबर 2 धन 2 4, x का मान सीधे तौर पर यहीं से आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी y का गुणांक नहीं है, तो ये भी हमारे लिए आसान है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, x ऋण y बराबर ऋण 2, 4 ऋण y बराबर ऋण 2, ऋण y बराबर ऋण 2 ऋण 4। ये इधर जुड़ रहा था, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं था, यानी ये इसके साथ जुड़ रहा है। तो ऋण y बराबर हमारा हो गया ऋण 6। दोनों तरफ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों से ऋण ऋण हटा दिए, तो y बराबर हो गया 6। अब y बराबर 6 है, x बराबर 4 है, यानी अंश ये है और हर ये है, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न 4/6 है। तो यहाँ से हमारा हल प्राप्त हो गया, हमने भिन्न जान लिया। अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की ओर। यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया गया है, अगर आप पिछले प्रश्नावली में ध्यान दें तो मैंने बताया था कि 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात वहां पर था, यहाँ 10 वर्ष पश्चात है। तो जब पूर्व की आयु होती है तो हमें वर्तमान आयु में उतना घटाना पड़ता है, और पश्चात की आयु होती है, बाद की आयु होती है तो उतना जोड़ना पड़ता है। और ऐसे सवालों के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात मतलब माननी पड़ती है। तो माना, यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, मना नहीं होना चाहिए, माना होना चाहिए। तो मान लिया मैंने, क्या मान लें, किनकी किनकी दी है, नूरी और सोनू। तो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु हमने मान ली है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 5 वर्ष पूर्व की स्थिति, तो 5 वर्ष पूर्व की स्थिति चलेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होता है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। भाई नूरी की आयु थी और किसकी 3 गुनी थी, सोनू की, यानी कि सोनू में 3 गुना करना है, और नूरी क्या है, ज्यादा की है, इस बात से पता चलता है। 5 वर्ष पूर्व की बात है, तो सबसे पहले प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व है, यानी कि x ऋण 5 और y ऋण भी 5 होगा। अब इसके बाद यह क्या थी, 3 गुनी थी, इसलिए इसमें 3 से गुणा करना होगा, किसके, 5 वर्ष पूर्व की आयु से, ठीक है। अब इसे आगे हल करेंगे, तो x ऋण 5 बराबर
3y ऋण 15। यक्स इधर आ गया तो ऋण 3y बराबर ऋण 15 पहले से है, ऋण 5 उधर चला गया तो धन 5 हो गया। एक्स ऋण 3y बराबर ऋण 10 हो गया। यह हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम समीकरण 2 प्राप्त करेंगे दूसरी स्थिति से। एवं दूसरी स्थिति क्या है, बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x धन 10 बराबर 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुणे y धन 10। भाई 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु 10 वर्ष बढ़ेगी, इसलिए दोनों में 10 जोड़ देना है। x धन 10 बराबर 2y धन 20। यह अभी तो नहीं हुआ, इधर आएगा। x ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10। क्या हुआ, 2y को इधर ले आया और 10 को इधर ले गया। अब x ऋण 2y हो गया तो इधर हम नहीं होगा, इसको हल करेंगे तो x ऋण 2y बराबर आएगा हमारा 10। अब यह हमारा समीकरण 2 हो गया है। समीकरण 1 को हम इसके पास लिख लेते हैं तो x ऋण 3y बराबर ऋण 10। अब अगर हम दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें तो हमें फिर से मिल जाता है क्या, कि गुणांक समान है। तो हमें इन्हें क्या करना है, जोड़ना या घटाना होगा। चिन्ह भी समान है इसलिए घटाना ही होगा। तो समीकरण 2 ऋण 1, जो समीकरण ऊपर है उसे पहले लिखें और जो समीकरण बाद में है उसे बाद में लिखें। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है इसलिए चिन्ह बदल कर लिख देंगे। यह विलोपित हो गया। ऋण 2 धन 3 है तो क्या हो जाएगा, धन 1 आएगा, यानी कि y बराबर 10 10 20। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण किसी में रख देंगे। तो देखते हैं तुम्हारे लिए सरल कौन सा समीकरण है। तो y का मान समीकरण हम यहाँ पर दोनों लगभग बराबर हैं क्योंकि दोनों में गुणांक दिए ही हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 के लिए 2 को लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x ऋण 2y बराबर 20। x ऋण 2 गुणे 20 नहीं है 10 है, तो यहाँ पर मान सही रहे, y का मान 20 है इसलिए मैंने 20 लिख दिया। 2 गुणे 20 बराबर 10। x ऋण 40 बराबर 10। कई बार हम आगे का बोलना चाहते तो बोलने वाली चीज आ जाती है हमारे लिखने में भी, तो हमारी स्पीड, हमारी क्षमता, जो गति है इतनी ज़्यादा ना हो कि जो हम लिख रहे हैं उसके साथ साथ चले, वरना हम बोलते चलते आगे बढ़ते जाते हैं और लिखते कभी पीछे ही रह जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ बार बार हो सकती हैं। x बराबर 10 धन 40, तो x बराबर आ गया 50। तो यहाँ से x यानी कि नूरी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो हम इसके आगे लिखेंगे अतः, माना की जगह हमारा क्या हो जाएगा, अतः नूरी की वर्तमान आयु, यक्स की जगह क्या आ गया 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो यह हमारा हल हो गया जो था दूसरा सवाल। दोनों सवाल को, मतलब दोनों सवाल को तो नहीं कर सकते, दोनों तरीके के सवाल हम पिछले प्रश्नावली में भी सीख चुके हैं, केवल हल करने की विधि अलग अलग है। तो इसीलिए सवाल तरीके सेम हैं, हमें समीकरण बनाना आना चाहिए, बाकी किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल नया सवाल है, यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो जब हम कोई भी अंक लिखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं, तो एक क्या होता है, इकाई होता है और एक दहाई होता है। जब हम इसका क्या करते हैं, अगर स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या आता है, इसका लिखते हैं 5 और इसका लिखते हैं 3 गुणे 10 अर्थात 30। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या आता है 3 गुणे 10। ठीक है, इसी बात से, इसी के तरीके से ही हमें इस सवाल को हल करना है। तो दहाई में हम क्या करते हैं 10 से गुणा, इकाई में 1 से गुणा करते हैं, 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह है स्थानीय मान से। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हमें अंक का कोई अनुमान अभी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो मान लेते हैं हम, माना
क्या होगा, दहाई का अंक क्या है, यक्स है, तथा इकाई का अंक, इकाई का अंक y है, तब संख्या 10x धन y होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं, जैसे मैंने बताया था 3 गुणे 10 तब तो 30 हुआ था और धन 5, तो वही चीज संख्या यह होगी। अब हमें प्रश्नानुसार करना है। प्रश्नानुसार अभी प्रश्नानुसार नहीं करते हैं क्योंकि आगे वाली स्थिति में भी हमें प्रश्नानुसार करना होगा, तो आप क्या हो दुविधा में रखो इसलिए दोनों स्थितियों को, और यदि संख्या को उलटने पर संख्या के अंकों को पलटने पर, आगे की स्थिति जो दी गई हमें पलटने की स्थिति दी गई तो उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पलटने पर नई संख्या, जब आप 3 5 था तो क्या हो गया, पलट देंगे तो 5 3, इस बार क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा, तो हम गुणा किस में करेंगे, 5 में। 5 मतलब जो इकाई था, इकाई मतलब कि y, तो अब y क्या हो गया है, दहाई हो गया है, और x क्या हो गया है, इकाई हो गया है। इसलिए जो नई संख्या क्या होगी, 10y धन x होगी। ठीक है, तो यह जो जानकारी हमने जो माना था उससे ये दो बातें निकल के आ रही हैं। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, जिससे समीकरण दूर दूर ना हो, इसलिए हमने दोनों स्थितियों को एक साथ लिख दिया था। अब समीकरण की ओर चलते हैं। तो समीकरण के लिए जो स्थितियां दी गई हैं, तो पहली जानकारी हमें दे रखी है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वह 9 है। अंक तो भाई हमारे x और y हैं, और तो इन दोनों का योग क्या होगा, 9 होगा। यह दिया है समीकरण 1 से। ठीक है, दूसरा दिया गया है स्थिति जो दी गई है, वह दी गई है, क्या दी है कि यदि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो संख्या क्या है, यह है, इसका 9 गुना पलट अंकों को पलटने पर जो संख्या बन रही है इस संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो दूसरी स्थिति है 9 गुणे 10x धन y बराबर 2 गुना, यानी कि 2 गुणे 10y धन x। ठीक है, तो यह स्थिति बोल रही है। अब इसके आगे हम कर देते हैं, तो 9 दाम 90x धन 9y बराबर 2 दाम 20y धन 2x। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो ये इधर आ जाएंगे तब, तो 90x धन 9y, इसको इधर ले आया तो ऋण 20y ऋण 2x बराबर, इधर कुछ नहीं बचा इसलिए 0, यानी कि 0। 90x में 2x चले गए तो क्या आ गया, 88x। 9y में ऋण 20y, तो 20 में 9 चले गए तो 11, और चिन्ह ऋणात्मक का आएगा, बराबर आ जाएगा 0। यह हमारा हो गया समीकरण, क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 को यहाँ लिख देते हैं, तो x धन y। आप चाहते तो या हम चाहे तो पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर दूसरी स्थिति को बाद में भी लिख सकते थे, तो 2 बार न करना होता, लेकिन पहले यह जानकारी दी गई थी इसलिए पहले इसको लिख दिया, बराबर हो जाएगा 9। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर कहीं भी गुणांक समान नहीं है। अब हमारे लिए गुणा करना किसका आसान होगा, 11 का, इसलिए हम 11 से गुणा करते हैं। 88 का गुणा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 11 से करते हैं, इसको करते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, 11 से गुणा कर देते हैं। जब 11 से गुणा कर देंगे तो
क्या हो जाएगा, अब फिर से हमें ये समीकरण लिखना होगा। जो बनेगा समीकरण वही 11x यानी 11y बराबर 11×9 99। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 को फिर से लिखें, यहाँ से दूर हो जाएगा इसलिए स्पष्ट नहीं होगा। 88x ऋण 11y बराबर 16। ये हमारा समीकरण 2 ही था, हम उसे दोबारा केवल लिख रहे हैं, इसलिए समीकरण का जो संख्या है, क्रमांक है, वो चेंज नहीं होगा, उसे नहीं बदलना है। अब इसे हम चूंकि चिन्ह यहाँ विपरीत है इसलिए जोड़ेंगे, तो समीकरण 3 धन 2, समीकरण 3 धन 2 कर देते, दोनों को जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। 88 में 11 जुड़ जाएगा तो 99x बराबर 99, x बराबर 99 बटे 99 एकम एकम, तो x बराबर हमारा आ गया 1। अब हम x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x धन y बराबर 9, x मतलब 1 धन y बराबर 9, y बराबर 9, यह एक उधर जाएगा तो ऋण 1, y बराबर हमारा हो गया 8। अब हमारा y क्या था, इकाई का अंक था, x दहाई का अंक था, अतः संख्या क्या होगी, 18 है। तो यह हमारी संख्या यह है। तो देखा आपने कि बहुत ही आसान सा सवाल है, केवल और समीकरण बनाना है। तो हमें यहाँ पर स्थानीय मान के आधार पर इसका समीकरण तैयार करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, स्थानीय मान में जो दहाई का अंक होगा उसमें 10 से गुणा करना है और कुछ नहीं। बस इतना सा अगर ध्यान रखेंगे इस बात का तो हम इस सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। अब हम चलेंगे चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल में क्या दिया गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। जब आप बैंक जाते हो पैसे निकालने, हालांकि अब आज के समय में तो हम बहुत कम ही लोग जाते हैं बैंक से पैसे निकालने के लिए, नहीं तो सब ऑनलाइन काम होता है या फिर एटीएम का यूज करते हैं, फोन पे का यूज करते हैं। तो लेकिन मान लीजिए बैंक जाते हैं तो हम जिससे जो हमें सामने मिलता है, जिससे हम पैसे निकालने के लिए बोलते हैं, जिस खिड़की पर, उस पर क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, खजांची, वैसे कैशियर लिखा रहता है। तो जब हम उससे पैसे निकालने के लिए बोलते हैं तो जब हमें कई बार होता है कि हमें इस नोट की ही आवश्यकता होती है तो हम बोलते हैं कि हमें यही वाले नोट दीजिए। उसी तरीके से मीना ने भी कहा था कि मुझे 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए, उसे 2000 रुपये निकालने थे। तो दो चीजें हो गई, 2000 रुपये और दूसरी है 50 और 100 रुपए के नोट। लेकिन यहाँ पर नोटों की संख्या कितनी है ये पता नहीं है, लेकिन कुल नोटों की संख्या यानी 50 रुपए के और 100 रुपए के दोनों के नोटों को मिलाकर संख्या को मिला दिया जाए तो 25 नोट होते हैं, यह बात बताई गई है। तो 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले जिस चीज को ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं। माना रुपए 50 के नोटों की संख्या x तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या y है। अब इन दोनों के नोटों की संख्या हमने मान ली है। तो प्रश्नानुसार जो पहली स्थिति है तो वो तो सीधे तौर पर कही गई है कि दोनों नोटों की संख्या क्या है, का योग कितना है, 25 है। तो यह तो बहुत ही आसान सा है, सीधे तौर पर कहा गया है।
लेकिन दूसरा क्या कहा गया है, दूसरी स्थिति सीधे तौर पर स्पष्ट नहीं है। तो दूसरी स्थिति के लिए हमें क्या करना होगा, कुल रुपए 2000 होते हैं भाई, कुल रुपए 2000 हैं और आप ले किसके किसके नोट रहे हो, यक्स और वाई के। तो एक नोट की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपए का नोट है इसलिए 50 यक्स, और 100 रुपए की ये नोट है इसलिए 100 वाई। ठीक है, जितने भी नोट लोगे, ये नोटों की संख्या है, जितने इन सबको जोड़ोगे तो कुल मिला के रुपए तो 2000 ही होंगे। ठीक है, तो इस स्थिति से अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें क्या आता है, दोनों में 50 उभयनिष्ठ आ जाता है, इसलिए हम यहाँ से 50 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यक्स धन 50 गुनी 100 होता है तो 2y बराबर 2000, 50 इधर गुना उधर जाके भाग हो जाएगा, यक्स धन 2y बराबर 2000 बटे 50। जब भी हमें शून्य मिले तो सबसे पहले हमें शून्य शून्य को काट देना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एक 5, 5 चौको 20, एक शून्य बचा तो एक शून्य उतार दिए, x धन 2y बराबर 40। अब यह हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 को इसके पास लिख देते हैं, तो x धन y बराबर 25, समीकरण 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर x और x क्या है, इनके गुणांक समान हैं, इसलिए हमें इसे क्या करना है, चिन्ह भी समान है, इसके सिर्फ और सिर्फ घटाना है। तो समीकरण 2 ऋण 1, अब घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो तीनों धनात्मक थे तीनों ऋणात्मक हो गए, यह पद विलोपित हो गया, 2y में एक y चला गया तो y बराबर 40 में 25 चले गए तो 15। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखना किसलिए क्यों आसान है, क्योंकि 1 में x और y दोनों के गुणांक क्या हैं, एक एक है, कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ एक है, तो सीधे तौर पर मान रख के हल कर देना है। तो x धन y बराबर 25, x धन 15 बराबर 25, x बराबर 25 ऋण 15, x बराबर आ गया हमारा 10। ठीक है, x हमने क्या माना था, 50 के नोट की संख्या, y क्या माना था, 100 के नोट की संख्या। तो अब इसी को लिख देंगे, अतः रुपए 50 के नोटों की संख्या 10 है तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या कितनी आई है, 15 है। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें सवाल की ओर। जो 5वां सवाल है वह भी हमने पिछले प्रश्नावली में इसी तरीके का सवाल हल किया था, वहां भी कुछ अतिरिक्त भाड़ा था और निश्चित भाड़ा था, उसी तरीके से यहाँ भी नियत किराया है, निश्चित किराया है और अतिरिक्त किराया है। तो हम मान लेते हैं, माना नियत किराया रुपए x तथा अतिरिक्त किराया रुपए y। अब ये प्रतिदिन का है कि कितना है, तो प्रतिदिन का है, इसलिए रुपए y प्रतिदिन है। और जो किराया नियत किराया है वह 3 दिन का है। ठीक है, यह चीज हमें दिया गया है, तो नियत किराया तो 3 दिन के लिए इतना है, तो यहाँ पर 3 दिन का, यह भी समझने के लिए है, लिखे नहीं तो फिर इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। अब आगे की जो स्थिति दी गई है वह क्या बोल रही है,
तो वह बोल रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। उसने 7 दिन रखा है। 7 दिन, 7 में मतलब 3 दिन तो नियत वाला होगा और 3 के अतिरिक्त कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। तो प्रश्नानुसार बनता है कि यक्स धन अतिरिक्त कितने दिन है? 4 दिन है। तो 4 दिन का किराया, तो 1 दिन का वाई, तो 4 दिन का 4 वाई, और 3 दिन का तो यक्स ही होगा, बराबर कितना है? 27 रुपए है। यह हो गया समीकरण 1। दूसरा स्थिति है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए लिया और 21 रुपए अदा किया। उसने 5 दिन के लिए लिया था, तो 3 दिन का तो यक्स हो गया, अतिरिक्त 2 दिन बचे, तो 2y बराबर 21। यह हो गए समीकरण 2। यहाँ भी यक्स के गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, इसलिए हमने घटा देंगे। तो समीकरण 1 ऋण 2, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। 4 में 2 चले गए तो 2y बराबर 27 में 21 चले गए तो 6, y बराबर हो जाएगा 6/2, 2 एक कम 2 तिहाई, y बराबर हमारा आ गया 3। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो समीकरण 1 क्या है? x धन 4y बराबर है 27। x धन 4 गुणे 3 बराबर 27। जहां y था वहां y का मान रख दिया। x धन 12 बराबर 27। यह इधर जुड़ रहा है तो उधर जाके घट जाएगा। तो x बराबर 27 ऋण 12, x बराबर आ गया 15। अब हमने x और y के मान प्राप्त कर लिए हैं। यानी x क्या है? 3 दिन का नियत किराया है और y क्या है? 3 दिन को अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का है। ठीक है, तो यही हमें पता करना था। अतः 3 दिन का नियत किराया रुपए 15 है तथा अतिरिक्त किराया जो है वह रुपए 3 प्रतिदिन है। यहाँ पर रुपए 3 बार नहीं लिखना है, प्रतिदिन जरूर लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान देवें। ठीक है, जहां जहां जो गलती होती है वह मैंने बता दिया है। हमारे मन में जो सवाल उठने चाहिए वह भी हम स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं। कहाँ पर क्या करना है, नियमों को विशेष तौर से विस्तार पूर्वक समझाया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा हम मान रहे हैं, पर फिर भी यदि कहीं पर समस्या जा रही समझने में तो ज़रूर सुझाव दें। तो वीडियो को सबसे पहले देखें, फिर सीखें और दूसरों को भी सीखने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, जिससे आपको आगे की वीडियो भी तत्काल रूप से प्राप्त होती रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।